नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक निष्पक्ष में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन के विषय में, जहां पर अभी किसी भी तरीके से अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन के बीच में किसी भी तरीके के ट्रस्ट के बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये विश्वास का जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो विश्वास है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी सारे सीएसडीएस का जो कुछ महीनों पहले सर्वे आया था उसमें भी इस बात की गिरावट देखी गई थी कि लोगों का, इनफैक्ट जनता का भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर उस तरीके का विश्वास नहीं रहा जो 2019-20 के इलेक्शन के सीएसडीएस के ही आंकड़े की बात कर रहा हूं। उनके आंकड़ों के हिसाब से जो जिस तरीके का ट्रस्ट पहले था। अब ये जो ट्रस्ट है इसके डेफिसिट का जो है तो क्यों अचानक से होती चली जा रही। अब अगर आपको 2024 के चुनाव की याद कर दिलाता हूं मैं, तो जब वहां पर प्रधानमंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के कुछ भाषणों के खिलाफ जो है तो कंप्लेन की गई थी, तो वहां पर यह देखा गया कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो है तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को एक लेटर दे दिया। उधर अगर देखा जाए राहुल गांधी के खिलाफ जो कंप्लेन हुई उसमें जो है तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को लेटर दे दिया। ये इस तरीके का पहला प्रचलन था जहां पर यह देखा गया कि किसी भी व्यक्ति के चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के केस में या इस तरीके के कोई प्रॉब्लम अगर की जाए कि जिसमें क्वेश्चन उठ सके, उसमें डायरेक्ट उस व्यक्ति को लेटर ना भेज करके उसके अध्यक्ष को या पार्टी के अध्यक्ष को लेटर भेजने की ये नई प्रक्रिया दिखाई देती है। अब ये एक मुद्दा हो गया। उसके बाद से अचानक से देखा जाए तो जो लोग ये कहा करते थे वन नेशन वन इलेक्शन, वहां पर जो है तो 4 राज्यों के चुनाव होने थे। अगर देखा जाए तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र, 4 राज्यों के जो चुनाव थे, इनको जो है तो साथ में किया जा सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इनको 2-2 चुनाव के बीच में बांध दिया। सितंबर अक्टूबर में जो है तो चुनाव होता है आपके हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, और दूसरा जो चुनाव होता है नवंबर में जाकर के महाराष्ट्र और झारखंड का। वहां पर देखा जाए तो हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद थी पर वो हार जाती है। जम्मू कश्मीर में उनकी सरकार बन जाती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत सारी सीटें जीत जाती है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनती है। वहीं अगर देखा जाए कि इस बात को देखा जाए कि आखिर जो बाकी सारी चीजें हैं वो किस तरीके की चल रही हैं। वहीं पे अगर देखा जाए महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में, झारखंड का चुनाव जो है तो अपोजिशन गठबंधन, जहां पे जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन जीत जाता है और भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव हार जाती है। और महाराष्ट्र का चुनाव तो मतलब भारतीय जनता पार्टी लेड जो महाविकास महायुति है वो जीत जाती है, मतलब एनडीए गठबंधन की वहां पर जीत हो जाती है। जहां तक सब ठीक है, लेकिन इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के बहुत दिनों से, अगर महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव के बाद से कई सारे मसले जो है तो आपके सामने रखे जा चुके हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी या अपोजिशन पार्टीज जो है तो उनके ऊपर एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अगर देखा जाए तो वोटर लिस्ट की बात की जा रही है, 72 लाख वोटों की बात की जा रही है, इतने सारे वोट 5 बजे के बाद पड़ गए, इतनी वोटों की संख्या बढ़ गई, लेकिन इसका कोई भी अभी तक कंक्रीट जवाब जो है तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं मिला है। अब अगर बात की जाए उसके बाद की, तो हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ हाईकोर्ट के बाद पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट जो है उसने एक तरीके से एक नोटिस जारी किया था इलेक्शन कमीशन को कि कुछ रिकॉर्डिंग्स और ये सारी चीजें जो है तो महमूद पाशा एक एक्टिविस्ट हैं जो इलेक्शन के कमीशन से जुड़ी हुई और इलेक्शन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में काम करते हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की थी जिसके नोटिस जारी किया कि इन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाए। लेकिन चुनाव आयोग ने अपने एक नियम का बदलाव किया जहां पर उन्होंने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति जाकर के इस तरीके की वीडियो एविडेंसेस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इस तरीके से नहीं मांग सकता है, जिसका चुनाव था वही मांग सकता है, इस तरीके की बात कही। अगला स्टेज आता है जब फरवरी में बिहार के इलेक्टोरल रूल्स को फाइनल एक तरीके से पब्लिश किया गया। जब फाइनल रूल्स पब्लिश किए गए तो लोगों को लगा कि ये शायद फाइनल रूल होगा, लेकिन अचानक से 24 जून 2025 को बिहार की लिए उन्होंने एसआईआर, मतलब बेसिकली स्पेशल रिवीजन जो है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने स्टैब्लिश किया। बात तो ठीक है, इलेक्शन कमीशन के पास सारे अधिकार हैं इस बात को करने के लिए।
समस्या यहाँ पर ये आ रही है कि पहले जब 2003 में ये प्रोसेस की गई थी, तो उसके बाद 2003 से 2004 के बीच में 1 साल का गैप था, और 2004 से 2005 जबकि बिहार में चुनाव हुए थे, उसके बाद भी 1 साल का समय था। तो करीब 2 साल के समय को ध्यान में रखते हुए इलेक्टोरल रोल का रिवीजन किया गया था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्टोरल रोल के रिवीजन के लिए मात्र 1 महीने के आसपास का समय दिया गया है, और उसमें 1 महीने से उस लगभग 3 महीने की टोटल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि लोगों के पास समय जो है बहुत कम है इस बात को चैलेंज करने का। सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात की जा रही है, ये सारी चीजें कही जा रही है। अब इसमें क्या बातें हैं कि अगर आपके माता पिता इसमें 1987 से पहले पहले का अगर आपका जन्म है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट 1987 के से बाद का है, तो उसमें आपका माता या पिता का बर्थ सर्टिफिकेट, या आपके माता पिता 2003 का जो रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल था उसमें उनका पार्ट होना चाहिए। इस तरीके की कई सारी चीजें कही जा रही हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास पूरा अधिकार है कि वो इस तरीके के रिवीजन जहां भी चाहे वहां कर सकता है। लेकिन समस्या यह है कि जिस शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ ये किया जा रहा है, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है। इसी बात को लेकर के कांग्रेस के साथ में 11 दलों के प्रतिनिधि वहां पर इलेक्शन कमीशन से मिलने पहुंचे थे। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें समय दिया था। इलेक्शन कमीशन से जब वो मिलने निकले और उसके बाद बाहर निकले, तो अभिषेक मनु सिंघवी और अपोजिशन के नेता जैसे मनोज झा और कई सारे नेताओं ने आकर के बाइट दी कि इलेक्शन कमीशन ने एक नया नियम बनाया है कि या तो पार्टी का अध्यक्ष या कोई भी अधिकृत व्यक्ति जो पार्टी की तरफ से ही इलेक्शन कमीशन से मिल सकता है, और इलेक्शन कमीशन से एक पार्टी से सिर्फ 2 ही लोग मिल सकते हैं। इस तरीके की नई बात जो है तो निकल के सामने आई, जिसकी वजह से करीब 17-18 लोगों का जो डेलीगेशन था, जिसमें 4 से 5 लोग शायद कांग्रेस के ही थे, तो उसमें से 2 से 3 लोग जो कांग्रेस के थे उन्हें बाहर ही इंतजार करना पड़ा। चलिए कोई बात नहीं, ये भी समझ में आती है। लेकिन बात यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है तो इस बात को जस्टिफाई कर सकता है कि 3 महीने के जो प्रोसेस 2003 से 2005 के 2003 में स्टार्ट होकर के जो बिहार के इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन हुआ था, जो कि विधानसभा चुनाव से लगभग 2 साल पहले प्रोसेस हुई थी, उससे वो 3 महीने में किस तरीके से पूरा करेगा। आपको एक और बात बताता हूं कि जब बिहार में जातिगत जनगणना या जातिगत जनगणना तो करने का जाति सर्वेक्षण जो किया गया था, सर्वे किया गया था, उसमें भी लगभग 1 साल का समय लगा था। अभी जो एक तरीके से अभी जो जनगणना होने वाली है, शायद 2026 से होने वाली, उसमें भी समय साल भर के आसपास का दिखाई देता है। इन सब चीजों को देखते हुए समझ में आता है कि क्या ये जो प्रोसेस है वो किस वजह से की जा रही है, इस पे एक डाउट क्रिएट होता है। अब इस बात को मैं एक और आपको बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब देश आजाद हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लागू हुआ था, तो उस समय पे कई सारे जो दल हैं या कई सारे संगठन हैं, उनमें से आरएसएस भी एक था, जिन्होंने एडल्ट फ्रेंचाइज का भी विरोध किया था। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है, उस समय पे नियम था 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं, जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, उनके पास वोट देने का अधिकार होगा। इस तरीके की बात कही गई थी। लेकिन उनका यह कहना था कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, जागरूक नहीं है, वो किसको वोट देंगे, इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन भारत एक मात्र पहला देश है जिसने आजादी में पहली बार जब उसमें देश में वोटिंग होती है, उसमें 21 साल से ऊपर के जितने भी लोग थे, उनके फाइनेंशियल स्टेटस, उनका जेंडर क्या है, कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, इसके इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट जो है, तो भारत एकमात्र देश था जो कि जहां पर वोटिंग डालने का अधिकार सबको एक साथ मिला। इसका भी काफी विरोध किया जा रहा था। अब ये जो प्रोसेस है, मैं बिहार इलेक्शन से क्यों जोड़ कर देख रहा हूं कि यहाँ पे करीब करीब 2.25 करोड़ के आसपास, 2.5 से 2.25 करोड़ के आसपास जो वोटर हैं, उनके ऊपर जो है तो एक संशय दिखाई दे रहा है। ये कौन से कास्ट और रिलीजन से हो सकते हैं, आप सोचिए। जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा, 1987 से पहले या 85-86 से पहले जिनका भी जन्म हुआ है, उनके पास बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब मुश्किल से ये मान लीजिए कि 40 से 50% लोगों के पास भी बर्थ सर्टिफिकेट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और बिहार जब बाढ़ से पीड़ित होता है, बारिश का सीजन आ चुका है, बारिश के मौसम में वहां पर बाढ़ का बहुत बड़ा संकट रहता है, जहां पर कई बार लोगों के डॉक्यूमेंट्स भी बह जाते हैं। इन सब चीजों से बिहार जूझता रहा हुआ है पास्ट में, और आज भी जूझ रहा है। उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो इसके बाद ये बर्थ सर्टिफिकेट जैसे या कोई भी और डॉक्यूमेंट है, तो वो कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। एक सवाल इस तरीके का है। दूसरा सवाल यह है कि आखिर आधार कार्ड को जो है तो गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत आधार कार्ड को ध्यान में रख करके सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करती है।
अब जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सरकार आधार कार्ड के नाम पे करती है, तो अगर आधार कार्ड इस बात का सबूत हो सकता है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकता है, पैसे भेजे जा सकते हैं, तो वो लोग जिनके पास पैसे भेजे जा रहे हैं वो वोट क्यों नहीं डाल सकते? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या भारत सरकार को या फिर इलेक्शन कमीशन को इस बात का शक है कि कई सारे आधार जो है तो नकली बने हुए हैं, फर्जी आधार बने हुए हैं? इस बात का अभी तक सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है या इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया है। ये सारे सवाल हैं जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहता है? क्या 2.5 से पौने 3 करोड़ में से करीब-करीब 30 से 40 लाख वोटर, इससे उम्मीद की जा रही है कि 30 से 40 लाख वोटर हैं जो कि जिनका एलिजिबिलिटी खत्म हो सकता है। इनफैक्ट कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि अगर आपका वोट देने का अधिकार चला जाता है किसी राज्य में या किसी भी जगह पे देश में, तो एक तरीके से आपकी नागरिकता पे भी वो एक तरीके का खतरा पेश करता है। और आपकी जो रेलेवेंस है सोसाइटी में, वोट देने के अधिकार की वजह से ही आपकी जो रेलेवेंस है सोसाइटी में वो बनी रहती है। आपके समाज में आपका सबसे बड़ा योगदान ही वोट होता है। देश में जहां लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है, उससे आपकी पहचान है। अगर उस वोट देने के अधिकार को छीन लिया जाता है, तो एक बहुत ही बड़ा सवाल इलेक्शन कमीशन की इस प्रोसेस पे उठ सकता है, क्योंकि 3 महीने के समय में अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी इस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई नहीं मिल पाते हैं या फिर खो गए, गुम गए, किसी कुछ भी हो गया, बह गए, आप समझ सकते हैं कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उस केस में आधार कार्ड एक जरिया हो सकता था। शायद उन्हें और कुछ प्रमाण पत्र मानने चाहिए थे और ये प्रोसेस अगर उन्हें करनी थी तो शायद ये प्रोसेस साल भर पहले स्टार्ट की जा सकती थी, जिससे कि अगर किसी को किसी तरीके का डाउट हो तो वो इस पे क्वेश्चन कर सकता था और इसको रिजॉल्व करवा सकता था। बिहार बिहार जहां से काफी सारे लोग दूसरे प्रदेशों में काम करने जाते हैं और वो लोग, उन लोगों का कोई स्थायी जो है तो निवास उन प्रदेशों में नहीं होता है। वो आते और जाते रहते हैं, 6 महीने 8 महीने गए, उसके बाद 2-3 महीने के लिए वापस बिहार चले जाते हैं, लेकिन उस तरीके का स्थायी निवास नहीं होता है। कई बार ठेके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनके अंडर में वो काम करते हैं, उनकी जो जगह होती है वहां पे काम कर रहे होते हैं। जब तक वो काम चल रहा होता है वहां उनके रहने की जगह होती है, उसके बाद वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या वो लोग इस तरीके की सिचुएशन में क्या वो लोग वोट क्या वो उन लोगों का वोट देने का अधिकार बिहार में या फिर अपने राज्य में छिन जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरीके से कंक्रीट तरीके से नहीं दिया हुआ है। और राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन के बीच में वैसे ही पत्राचार बहुत तेजी से चल रहा है और कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेटर वॉर चली रही है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन की साख इसी तरीके से गिरती रही तो आगे जाकर के हमारे लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इस बात को शायद इलेक्शन कमीशन अभी भी समझ नहीं पा रहा है। आप जरूर बताएं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं। जो इससे जुड़ी खबरों के लिए देखते रहे सटीक नेटवर्क। धन्यवाद।